मेरा चेहरा शर्म से बुरी तरह जल रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। ठीक उसी वक्त तांग नाना के फोन पर अचानक डिंग डोंग की आवाज आई। वो आवाज उसके लिए किसी डूबते को तिनके के सहारे जैसी थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मैसेज चेक करने लगी। उसकी आवाज में थोड़ी हड़बड़ाहट थी। उसने स्क्रीन अनलॉक की और उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। मैं यानी तुम्हारा भाई उसके बगल में खड़ा था। मेरी नजरें उसके शांत और प्यारे साइड प्रोफाइल पर टिकी थीं। फोन की रोशनी से उसकी पलकों की हल्की सी परछाई उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन अचानक से उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं और उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने स्क्रीन पर आई उस न्यूज नोटिफिकेशन को एक बार फिर ध्यान से देखा। ये मेरे और बाई तियान तियान के बारे में थी। हम दोनों चैंपियन बन गए थे। मैंने भी एक नॉर्मल इंसान की तरह खुशी और हैरानी दिखाने के लिए अपनी आंखें बड़ी की और उसके फोन के पास झुक गया। सच में? लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी। कल रात जब मेरे सिस्टम ने मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन दिया था, मुझे तभी रिजल्ट पता चल गया था। ये न्यूज तो काफी लेट आई थी, तो मेरे लिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन मुझे अपना रोल अच्छे से निभाना था और एकदम असली वाली खुशी की एक्टिंग करनी थी। तांग नाना ने अपना फोन मेरे सामने कर दिया। स्क्रीन पर दिख रही फोटो में वो पल एकदम साफ था जब मैं और वो एक साथ डांस कर रहे थे। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बैकग्राउंड में हल्की हल्की लाइट्स थीं और माहौल एकदम परफेक्ट लग रहा था। और उसके ठीक नीचे एक बड़ा सा टाइटल लिखा था, जियोंगचेंग यूनिवर्सिटी की फ्रेशर पार्टी का शानदार अंत। फाइनेंस डिपार्टमेंट के फांग युआन और बाई तियान तियान की जोड़ी ने जीता चैंपियन का खिताब। अरे वाह, हम सच में जीत गए, मैं खुशी से चिल्लाया। तांग नाना ने अपने दिल की उस कड़वाहट और उदासी को आखिरकार दबा ही लिया। हालांकि उसकी मुस्कान में एक मजबूरी और दर्द साफ झलक रहा था, जिसका एहसास शायद उसे खुद भी नहीं था। बधाई हो चैंपियन, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा और अपना फोन वापस खींच लिया। उसके होठों पर बस नाम मात्र की एक फीकी सी मुस्कान थी। मैंने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं नाना, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम मुझे जीरो से एक एक स्टेप डांस नहीं सिखाती तो मेरा स्टेज पर चढ़ना भी नामुमकिन था। चैंपियन बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं एक पल के लिए रुका। मेरी नजरें एकदम सीरियस हो गईं और मैंने पूरे दिल से कहा, और कल रात जब तियान तियान के साथ अचानक से वो प्रॉब्लम हो गई तो तुम ही थी जो बिना कुछ सोचे मेरी मदद के लिए आगे आई। सच कहूं तो इस खिताब में आधे से ज्यादा हक तुम्हारा है। मेरी बातें उसके लिए किसी मीठी टॉफी की तरह थीं। वो फोन में उस फोटो को देखती रही और बोली, अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहते हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। उसके मुंह से तो ये शब्द निकले, लेकिन उसकी झुकी हुई पलकें उसके दिल में मचे तूफान की गवाही दे रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने काले डांसिंग शूज के सिरे को घूरने लगी। वो हल्के हल्के फर्श को थपथपा रही थी, जैसे अपने उलझे हुए ख्यालों को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों से टकराईं। इस बार उसने नजरें नहीं चुराईं। फांग युआन, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ डांस करके मुझे सच में बहुत मजा आया, और कल रात का वो डांस मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। मैं एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोला, हाँ यार, तियान तियान को जब ये गुड न्यूज मिलेगी तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। ये सुनते ही तांग नाना की वो चमकती हुई आंखों की रोशनी अचानक ऐसे बुझ गई जैसे कोई बर्फीली हवा का झोंका उन्हें बुझा गया हो। सच में? उसके मुंह से बस ये दो शब्द निकले। उसकी आवाज एकदम ठंडी और बिना किसी इमोशन के थी। उसने चुपचाप अपना फोन लॉक किया और उसे वापस बेंच पर रख दिया। उसकी हर एक हरकत में इतनी खामोशी और दूरी थी कि मुझे अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक सी गई। इसे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो बस अपनी खुशी शेयर कर रहा था। नाना, मैंने थोड़ा डरते हुए उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली और अपने बाल खोलने के लिए धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। तांग नाना मन ही मन घुट रही थी और जितना इसके बारे में सोच रही थी उसे उतना ही ज्यादा बुरा लग रहा था। बाई तियान तियान तो बहुत खुश होगी, लेकिन मेरा क्या? सबसे पहले तो मैं आई थी। अगर बाई तियान तियान बीच में नहीं आती, अगर उसने टांग नहीं अड़ाई होती, तो ये चैंपियन का खिताब, ये खुशी शुरुआत से ही मेरी और फांग युआन की होनी चाहिए थी। अगर बाई तियान तियान ने अचानक से डांस पार्टनर बनने की जिद नहीं की होती, तो आज उस विनर लिस्ट पर फांग युआन और तांग नाना का नाम लिखा होता। ये खिताब असल में हमारा था। मैं ही तो थी जिसने सबसे पहले उसे डांस सिखाया था। जब फांग युआन बार बार गलती से मेरे पैरों पर चढ़ जाता था, तो मैं ही उसे गुस्से से घूरती थी और फिर एकदम प्यार से उसे दोबारा स्टेप्स करके दिखाती थी। उसे डांस सिखाना, उसे एक एक स्टेप की प्रैक्टिस करवाना, ये सब
सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल यादें थीं। और उस रात का क्या, फांग यूयो के घर पर हमारा वो एकदम पैशनेट, गरम और क्रेजी किस। क्या फांग युआन वो सब भूल गया? लेकिन अब मैं कह भी क्या सकती हूँ, मैंने ही तो सबसे पहले उसका इन्विटेशन रिजेक्ट किया था, मैंने ही उसकी पार्टनर बनने से मना किया था। तो अब क्या मैं पलटकर उसे ही गलत ठहराऊं? बचपन से लेकर आज तक अनगिनत ट्रॉफियां जीतने वाली मेरे लिए एक छोटी सी फ्रेशर पार्टी का खिताब जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार मैं सच में ये खिताब जीतना चाहती थी, क्योंकि इस बार फीलिंग एकदम अलग थी। नाना, तुम्हें क्या हुआ? मैंने फिर से फिक्र जताते हुए पूछा। क्योंकि ये कुछ नहीं, उसने कहा। वो दीवार की तरफ चली गई और बोली, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। उसकी उंगलियां अनजाने में दीवार की उस रॉड पर लिपटे हुए एंटी स्लिप कपड़े को खुरचने लगी। अब तो फ्रेशर पार्टी खत्म हो गई है, तो तुम्हारी डांस क्लासेस भी खत्म हो गई होंगी ना? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। हाँ यार, सच ही तो है, पार्टी खत्म हो गई, हमने चैंपियन का खिताब जीत लिया। अब मेरे पास उसका टाइम बर्बाद करने का कोई बहाना ही नहीं था। हाँ, मैंने सूखे गले से कहा। मेरी उंगलियां अनजाने में अपनी पैंट की सिलाई को खरोंचने लगी। इन कुछ दिनों में मैंने सच में तुम्हें बहुत परेशान किया नाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज एकदम सादी थी, उसमें कोई इमोशन नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली। तो फिर नाना, चलो आज साथ में हॉस्टल चलते हैं। नहीं, मुझे अभी और डांस करना है, तुम वापस चले जाओ। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। वो मुझसे आंख मिलाने से बच रही थी। मैं इंतजार कर लूंगा नाना। उसकी उंगलियां उस एंटी स्लिप कपड़े पर रुक गईं। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी पीठ हल्की सी तन गई थी। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसने दबी हुई आवाज में कहा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक डांस करूंगी। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मेरी आवाज हवा की तरह एकदम हल्की थी, लेकिन उसमें एक ऐसा प्यार था जिसे मना करना नामुमकिन था। मैं दीवार के पास रखी बेंच तक गया और उस पर बैठ गया। मैंने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे और ऐसे बैठ गया जैसे मैं पूरी उम्र उसका इंतजार कर सकता हूं। डांस स्टूडियो में अचानक सन्नाटा छा गया। वो अपने होठों को चबाने लगी। हालांकि वो ये जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे वहां रुकने से उसके दिल के किसी गहरे कोने में खुशी की एक बहुत ही हल्की सी लहर दौड़ गई थी। वो अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि म्यूजिक कब का बंद हो चुका था। वो म्यूजिक सिस्टम के पास गई, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर घूमी, लेकिन उसने तुरंत प्ले का बटन नहीं दबाया। मुझे किस गाने पर डांस करना चाहिए? वो कुछ सेकंड हिचकिचाई और आखिरकार उसने एक बहुत ही शांत और क्लासिकल पियानो धुन चुनी। म्यूजिक पानी की तरह धीरे धीरे बहने लगा और उस शांत डांस स्टूडियो में गूंज उठा। वो बहुत ही जल्दी अपने जोन में आ गई। उसका शरीर उस धुन के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। उसके मूव्स इतने एलिगेंट थे जैसे कुछ देर पहले उसके मन में जो भी तूफान चल रहा था वो कभी था ही नहीं। वो अपने पंजों के बल हल्की सी घूमी और उसकी काली ड्रेस का निचला हिस्सा एक खूबसूरत सर्कल बनाने लगा। इधर मैं बेंच पर बैठा हुआ था और बाई तियान तियान का वीचैट मूवमेंट्स देखकर मेरी हंसी छूट गई। फोटो में वो एकदम मुंह फुलाकर कैमरे की तरफ अपना नया नेल आर्ट दिखा रही थी। उस हल्के नीले रंग के बेस पर बने हुए टेढ़े मेढ़े छोटे तारों का डिजाइन सच में बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने उस फोटो को लाइक किया और आगे स्क्रॉल करने लगा। लियू रुयान, अलविदा तुम्हारा शहर। जी बोक्सियाओ, मैंने सुना है कि लियू सीनियर कल हमारी यूनिवर्सिटी आई थी, कहीं वो तुमसे मिलने तो नहीं? लियू रुयान, बकवास बंद करो, तुम्हारे काम का नहीं है। जी बोक्सियाओ, भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा मेरी बहन। मैंने लियू रुयान के मूवमेंट्स की फोटो को देखा। उसने कार के अंदर से जियांग चैंग के समंदर किनारे की फोटो क्लिक की थी। मैंने उस फोटो पर ना तो कोई लाइक किया और ना ही कोई कमेंट। उसका वो घमंड और अजीब सा कैप्शन उसकी उस हमेशा ठंडी रहने वाली इमेज से एकदम अलग लग रहा था। अचानक से क्यूरोसिटी में मैंने तांग नाना का प्रोफाइल खोला, लेकिन वहां पूरी तरह से खालीपन था। बस एक अकेली लाइन खींची हुई थी। मैं एकदम सुन्न रह गया। मैंने उसे 2-3 बार रिफ्रेश किया, लेकिन रिजल्ट वही था। उसने आज तक कोई फोटो, कोई स्टेटस, कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। ये कैसे हो सकता है? मैं धीरे से बड़बड़ाया। ना तो उसने वो सिर्फ 3 दिन तक दिखने वाली सेटिंग ऑन की थी और ना ही उसने मुझे ब्लॉक किया था। वो प्रोफाइल सच में एकदम खाली थी। ना कोई स्टेटस, ना कोई नजारे की फोटो, ना ही कोई सिंपल सा गुड नाइट। सब कुछ ऐसा था जैसे उसे मिटा दिया गया हो। उसके जैसी लड़की जिसके पीछे पूरी यूनिवर्सिटी पागल है, जहां भी जाती है सबके अट्रैक्शन का सेंटर होती है, ऐसे में तो उसकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मसालेदार और दिलचस्प होनी चाहिए थी। और तो और आजकल के यंगस्टर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल तो किसी मेले की तरह रंगीन होती है। यहां तक कि शू जिंगजिंग भी यूनिवर्सिटी के कुत्ते बिल्लियों की फोटो पोस्ट कर देती है। लेकिन हमारी वो तांग कैंपस बेल जो स्टेज पर सितारों की तरह चमकती है और डांस स्टूडियो में पसीना बहाती है, इस इंटरनेट की दुनिया में वो इतनी अजीब तरह से शांत और गायब कैसे हो सकती है? ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर
अपने वजूद का हर एक सुराग मिटा दिया हो। ये सब इतना खाली और साफ था कि मेरे दिल में एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगी। मैंने अपना सिर उठाया और मेरी नजरें वापस डांस स्टूडियो के बीचों बीच चली गईं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसका हर एक डांस मूव इतना परफेक्ट था कि उसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। उसकी उंगलियों से लेकर उसके पंजों तक हर एक हरकत में उसका पूरा इमोशन और उसकी पूरी ताकत झलक रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे गहरा नीला होने लगा था। शाम ढल रही थी। कमरे में सिर्फ दीवारों पर लगी कुछ लाइट्स की पीली रोशनी थी। एक के बाद एक गाने बदलते जा रहे थे, शांत पियानो ट्यून से लेकर एकदम तेज टैंगो तक। तांग नाना ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी थकने ही नहीं वाली थी। वो बार बार एक ही स्टेप को दोहरा रही थी, उसे सही कर रही थी, उसे और भी परफेक्ट बना रही थी। मैंने अपना फोन साइड में रख दिया और मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। मेरी नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। आखिरकार तांग नाना ने एक बहुत ही शानदार स्पॉट टर्न के साथ अपना पोज खत्म किया और उसी के साथ गाना भी रुक गया। वो तेजी से सांस ले रही थी। उसके माथे के थोड़े बाल पसीने से भीग कर चिपक गए थे। कमरे में काफी गर्मी और चिपचिपाहट थी। तांग नाना ने अपना हाथ उठाया और हाथ के पिछले हिस्से से अपनी ठुड्डी का पसीना पोंछा। अनजाने में ही उसकी नजरें दीवार के पास वाली उस बेंच की तरफ चली गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डांस करते करते उसके दिल की सारी भड़ास और उदासी बाहर निकल गई है। लेकिन उसकी जगह अब एक और भी गहरा खालीपन और थकान आ गई थी। वो म्यूजिक सिस्टम को बंद करने और आज की क्लास खत्म करने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस दीवार की पीली लाइट में वो लंबा और तगड़ा सा लड़का, वो साला अभी भी वहीं बैठा था। वो गया ही नहीं था। उस वक्त मैं अपना सिर टेढ़ा किए उस ठंडी दीवार के सहारे टिका हुआ था और गहरी नींद में था। मेरी आंखें बंद थीं और सांस लेने के साथ मेरी छाती हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रही थी। ये मेरे डांस करते वक्त इतने आराम से कैसे सो गया? तांग नाना के दिल पर जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। वो अंदर से एकदम पिघल गई। उसने अपने कदमों की आवाज दबाई और बिना कोई शोर किए मेरे पास आकर उकड़ूं बैठ गई। इसने सच में बहुत लंबा इंतजार किया है, वो भी तब जब मैं जानबूझकर अपने आड़े तिरछे एटीट्यूड में इसका इम्तिहान ले रही थी। और ये बिना कोई शिकायत किए तब तक बैठा रहा जब तक इसे नींद नहीं आ गई। तांग नाना को अब गिल्टी फील हो रहा था। वो खुद तो अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए पागलों की तरह डांस कर रही थी और मुझे यानी तुम्हारे भाई को यहां ऐसे ही इंतजार करने के लिए छोड़ दिया था। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, हवा में थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और फिर आखिरकार उसने मेरे माथे पर गिरे हुए बालों को बहुत ही प्यार से साइड कर दिया। उसने छोटे छोटे घूंट लेकर पानी पिया ताकि अपना सूखा गला तर कर सके। तांग नाना ने मुझे जगाया नहीं, वो बस चुपचाप मेरे बगल में फर्श पर बैठ गई। उसने भी अपनी पीठ दीवार से टिका ली, अपने घुटने मोड़े और अपनी ठुड्डी उन पर रख ली। वो बस सिर घुमाए मुझे गहरी नींद में सोते हुए देख रही थी। उस डांस स्टूडियो में एकदम शांति छाई हुई थी। वहां सिर्फ हम दोनों के सांस लेने की हल्की आवाज और खिड़की के बाहर कभी कभार किसी लौटते हुए परिंदे के चहकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल में वक्त की रफ्तार ही धीमी पड़ गई हो। तभी मेरी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। मैंने नींद में कुछ बड़बड़ाया, जैसे मैं बस जागने ही वाला था। तांग नाना का दिल एकदम से धक से रह गया। उसने पलक झपकते ही किसी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स की तरह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद भी सोने की एक्टिंग करने लगी। तांग नाना ने महसूस किया कि मैंने एक हल्की सी सांस छोड़ी और फिर मेरे शरीर की गर्मी से भरी मेरी जैकेट बहुत ही आराम और थोड़ी झिझक के साथ उसके ऊपर ओढ़ा दी गई। उस जैकेट में अभी भी मेरी जानी पहचानी महक थी, जिसने उसे पूरी तरह से एक गर्माहट में लपेट लिया और डांस स्टूडियो के एसी की ठंडक को उससे दूर कर दिया। मेरी वो महक बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी सांसों में घुल रही थी। तांग नाना के गाल चुपके से गर्म होने लगे थे। वो इस गर्माहट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तांग नाना महसूस कर सकती थी कि मेरी नजरें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं, जिनमें थोड़ा उसे समझने की कोशिश थी और थोड़ी सी बेबसी भी। और फिर मैंने अपनी नजरें हटा ली। तांग नाना ने सुना कि मैं धीरे से खड़ा हुआ, जैसे मैं जाने वाला हूं। क्या मैं सच में ऐसे ही जा रहा था? कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद कदमों की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वो वापस लौट रही थी और आकर ठीक तांग नाना के पास रुक गई। उसके बाद उसे अपने बगल में किसी के बैठने का वजन महसूस हुआ। मैं वापस बैठ गया था। मेरी पीठ दीवार से लगी थी और मैं उसके इतना करीब था कि तांग नाना मेरे शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती थी। मैंने उसे जगाया नहीं और ना ही मैंने वहां से जाने का फैसला किया। मैंने बस उसके पास ही रुकने का मन बना लिया था। भले ही वो सो रही थी,
लेकिन मेरा मन उसे छोड़कर जाने का नहीं था। दीवार के सहारे टिके हुए मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा सुन्न था। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब सो गया। शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया था, और ऊपर से डांस स्टूडियो का वो धीमा म्यूजिक और हीटर की वो गर्माहट जिसने मुझे इतना रिलैक्स कर दिया कि मुझे नींद आ गई। मैंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन को घुमाकर थोड़ा रिलैक्स किया। मेरी वो जैकेट उस पर पड़ी हुई थी, जिससे वो और भी ज्यादा दुबली पतली और नाजुक लग रही थी। मेरी नजरें कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर रुकीं, और फिर मैंने खिड़की के बाहर देखा। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी और शहर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थीं। डांस स्टूडियो की खिड़की से छनकर आ रही उन रोशनियों ने फर्श पर एक गजब का नजारा बना दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी देर तक डांस करेगी, और ये भी नहीं सोचा था कि इंतजार करते करते मुझे ही नींद आ जाएगी। लेकिन अपने बगल में सो रही उस लड़की को देखकर मेरे अंदर जो इंतजार करने की झुंझलाहट थी, वो न जाने कब की गायब हो चुकी थी। चलो, कम से कम मैं थोड़ी देर आराम तो कर पाया। मैंने मिशन पूरा कर लिया था। मुझे आइटम कार्ड भी मिल गया था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि यूनिवर्सिटी आकर मैं अपनी उस फालतू फैमिली और उस साले बूढ़े आदमी से दूर एक शांति वाली जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं और भी बड़ी मुसीबतों में फंस जाऊंगा, और मुझे इन लड़कियों के साथ एक ही घर में रहना पड़ेगा। वो लोग सच में किसी काम के नहीं थे, लेकिन मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि जाने अनजाने में कुछ चीजें मुझे धीरे धीरे बदल रही थीं। और यही सोचते हुए मेरी नजरें वापस तांग नाना पर आकर टिक गईं। वो बहुत गहरी नींद में लग रही थी। सांस लेने के साथ उसकी छाती हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रही थी। मेरी जैकेट उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। सिर्फ यही नहीं, वो बाई तियान तियान भी, वो बेवकूफ और चुलबुली लड़की जिसने सिर्फ एक बो टाई के चक्कर में अपने पैर में चोट लगा ली, और फिर भी दर्द सहकर वो खूबसूरत सी ड्रेस पहन ली। और सू याओ याओ, जो सबके साथ हमेशा इतनी मीठी और अच्छी रहती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसने अपने दिल में कितने राज छुपा रखे हैं। हे लिंगलिंग बाहर से देखने में एकदम टॉम बॉय और बेपरवाह लगती है, लेकिन असल में वो सालों से एक हैकर की तरह काम कर रही है, और उसे आज तक एक पैसे की ढंग की सैलरी नहीं मिली। और वो मेरी आफत वाली मुंह बोली बहन फांग यूयू, वो साला कमीना जी बोक्सियाओ, और वो जाओ युएतियान जिसे उस साले लॉन्ग ओतियान ने टॉर्चर कर करके औरत ही बना दिया। ये सब के सब एकदम बेकसूर थे। इस दुनिया को मैं उस साले लॉन्ग ओतियान जैसे कमीने के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता। कम से कम मैं नहीं चाहता कि उस पागल की वेजिटेशन से मेरे आसपास के किसी भी इंसान को खरोंच भी आए। मेरे ख्याल कहीं और ही भटकने लगे थे कि तभी मेरे कानों में किसी के बहुत ही धीरे से कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो तांग नाना न जाने कब से जाग चुकी थी, या शायद वो कभी ठीक से सोई ही नहीं थी। वो अभी भी सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी आंखें हल्की सी खुली थीं, और अपने बिखरे हुए बालों के बीच से वो शांति से मुझे घूर रही थी। कितने बज गए? उसकी आवाज नींद से उठने की वजह से थोड़ी भारी और दबी हुई थी। वो आवाज सुनकर मेरे दिल पर ऐसा लगा जैसे किसी बिल्ली ने अपने पंजों से हल्के से खरोंच दिया हो। मैंने हल्के से अपना सिर खुजाया और अपना फोन चेक किया। 7 बजने वाले हैं। तांग नाना ने हामी भरी, लेकिन वो तुरंत खड़ी नहीं हुई। उसने अपने ऊपर पड़ी मेरी जैकेट को थोड़ा और ऊपर खींचा और अपना आधा चेहरा उस कपड़े में छुपा लिया जिसमें से मेरी महक आ रही थी। वो बस अपनी उन साफ और नींद से भरी आंखों से मुझे घूरती रही। डांस स्टूडियो की लाइट ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक पैदा कर रही थी। आखिरकार मुझे ही अपनी नजरें हटानी पड़ी। और डांस करना है नाना क्लासमेट? ये सुनकर वो धीरे से सीधी होकर बैठी। उसने जैकेट उतारी और मुझे पकड़ाते हुए बोली, नहीं। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई थी, लेकिन नींद से उठने की वजह से उसमें थोड़ी सी नरमी बाकी थी। मैंने जैकेट ली और गलती से मेरी उंगलियां उसके हाथ के पिछले हिस्से से टकरा गईं। उसने झटके से अपनी उंगलियां सिकोड़ ली और किसी करंट की तरह हाथ पीछे खींच लिया। वो खड़ी हुई। उसके पैर थोड़े अकड़ गए थे क्योंकि वो काफी देर से एक ही पोज में बैठी थी। मैं भी खड़ा हुआ और अपने सुन्न पड़ चुके पैरों को थोड़ा हिलाया। चलो वापस चलते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। ठीक है। हमने अपना सामान समेटा, लाइट्स और एसी बंद किया और एक के बाद एक डांस स्टूडियो से बाहर निकल गए। जैसे ही मैंने हॉस्टल के कमरे में कदम रखा, अचानक से एक सिर जोर से मेरी ठुड्डी पर आकर टकराया। धड़ाम। मैं इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और अपनी ठुड्डी पकड़कर दर्द से करहा उठा। उधर बाई तियान तियान भी आउच करती हुई अपना माथा पकड़कर दर्द से सिसकने लगी। वो एक पैर पर खड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो हवा में झूलते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी। शुक्र है हे लिंगलिंग की नजर तेज थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली। तियान तियान, सू याओ याओ ने भी घबराते हुए साइड से झांका। फॉन्ग क्लासमेट,
तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बाई तियान तियान अपना माथा सहलाते हुए बोली। उसने जब मुझे दर्द से तड़पते हुए देखा तो वो गिल्ट में अपनी पलकें झपकाने लगी। छोटा युआन, मुझे माफ के कर दो। बाई तियान तियान ने मेरी लाल हो चुकी ठुड्डी को देखा और सिर झुकाकर बड़बड़ाई। क्या चैंपियन बनने की इतनी ज्यादा खुशी हो रही है? मैंने कहा। चलो छोड़ो, तुम पहले से ही घायल हो, इसलिए इस बार तुम्हें माफ किया। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई तियान तियान एक पैर पर कूदते हुए वहां से भाग गई। भाई, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। मैंने बेबसी से अपने हाथ हवा में उठाए और दरवाजा बंद कर दिया। तांग नाना अपने घर वाले कपड़े पहनकर शांति से अपनी डेस्क के सामने बैठी बाल पोंछ रही थी। उसके हल्के गीले बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई थीं। साफ था कि अभी जो ड्रामा हुआ उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ था। नाना सिस्टर, नाना सिस्टर! बाई तियान तियान न जाने कब कूदते हुए उसके पास पहुंच गई। तांग नाना ने सिर झुकाकर देखा तो वो उसके फेवरेट होममेड कुकीज थे, जिनमें से अभी भी ताजा बेक होने की गर्माहट आ रही थी। अगर आप नहीं होती नाना सिस्टर, तो कल मेरी और छोटे युआन की पार्टी तो एकदम बर्बाद ही हो जाती। बाई तियान तियान टेबल का कोना पकड़े हुए थी। एक पैर पर खड़े होने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और चमकती हुई स्माइल थी। मैंने खास तौर पर जिंग जिंग को लाइन में खड़ा करके ये मंगवाए हैं, इसे गरम गरम खा लेना। शू जिंग जिंग ने तुरंत बीच में कूदते हुए कहा। ये नया क्रैनबेरी फ्लेवर है, इसका टेस्ट एकदम बवाल है। तांग नाना की नजरें उस गरम पेपर बैग पर पड़ी और फिर वहां से हटकर बाई तियान तियान के उस सूजे हुए और पट्टियों में लिपटे पैर पर जा टिकी। उस लाइट के नीचे, जिस जगह पर सबके सामने मुझे और उसे होना चाहिए था, आज उस जगह को लेने वाली ये लड़की, जिसके पैर में इतनी बुरी चोट लगी थी, वो लंगड़ाते हुए उसके पास आई और उसके फेवरेट कुकीज लाकर उसे थैंक यू बोल रही थी, वो भी एकदम चमकती हुई आंखों के साथ। तांग नाना की उंगलियां अचानक से सिकुड़ गईं। उन्होंने उस पेपर बैग की गर्माहट को महसूस किया। वो गर्माहट किसी छोटी सी आग की लपट की तरह धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंच रही थी, लेकिन उसी गर्माहट ने तांग नाना के दिल में एक तेज चुभन भी पैदा कर दी। अभी कुछ देर पहले ही डांस स्टूडियो में तांग नाना इस बात को लेकर जल रही थी कि वो खिताब असल में उसका होना चाहिए था। उसे मेरी वजह से बाई तियान तियान से जलन हो रही थी, लेकिन अब ये सब देखकर तांग नाना की वो सारी जलन और छोटे मोटे ख्यालात किसी भयानक बाढ़ की तरह उसके ही ऊपर हावी हो गए थे। अब तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो बाई तियान तियान की उन साफ और मासूम आंखों में आंखें डालकर देख सके। अगर मैंने शुरुआत में ही फांग युआन का पार्टनर बनना मान लिया होता तो क्या तियान तियान को इतनी बुरी चोट लगती? तांग नाना ने मन ही मन सोचा। तियान तियान! तांग नाना के गले से एक सूखी सी आवाज निकली। उसने वो बैग ले लिया, लेकिन उसे खोला नहीं, बस अपनी उंगलियों से बैग के किनारे को सहलाती रही। क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? अरे अब सब ठीक है, बाई तियान तियान ने हाथ हिलाते हुए एकदम बेपरवाह अंदाज में कहा। मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, उसने कहा है कि बस 1 हफ्ते के रेस्ट में सब ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता? तांग नाना ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ? बाई तियान तियान खुशी से मुस्कुराई। हे लिंगलिंग वहां आई और हंसते हुए बोली, मुझे तो लग रहा है कि मैडम 1 हफ्ते तक बस बिस्तर में लेटकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती हैं। कंगारू बाई, ये कैसा बकवास निकनेम है। लिंगलिंग सिस्टर, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, बाई तियान तियान ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए चिल्लाया। तुम्हारे प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है। हे लिंगलिंग ने हंसते हुए उसे फिर से चढ़ाया। कंगारू बाई एकदम परफेक्ट नाम है, पूरा दिन तो ऐसे ही फुदकती रहती हो। लिंगलिंग सिस्टर, बाई तियान तियान गुस्से में पलटवार करना चाहती थी, लेकिन पैर में चोट की वजह से वो हिल नहीं सकती थी, इसलिए वो बस आंखें फाड़कर नकली गुस्से का दिखावा करने लगी। लेकिन उसकी उन आंखों में छुपा हुआ प्यार और अपनापन साफ झलक रहा था। तभी सू याओ याओ ने फर्स्ट एड बॉक्स से एक नया आइस पैक निकाला और उसे बाई तियान तियान के हाथों में थमाते हुए कहा, तियान तियान, तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। पता है, उसने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें छुप छुप कर तांग नाना की तरफ जा रही थीं। नाना सिस्टर, जल्दी से ये कुकीज चक्कर देखो, ठंडी हो गई तो मजा नहीं आएगा। तांग नाना ने उस ताजा बेक हुई कुकी को अपनी उंगलियों में पकड़ा। उसके पोरों पर क्रैनबेरी के दाने साफ महसूस हो रहे थे। उसी वक्त उसकी नजरें बाई तियान तियान के उस हल्के सफेद पड़ चुके टखने पर गईं। वो चुभने वाली सफेद पट्टी उसके दिल में किसी कील की तरह गड़ रही थी। उसका गला भराया था और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। तांग नाना ने कुकी का एक छोटा सा बाइट लिया। उसका टेस्ट, तियान तियान। तांग नाना ने सिर उठाया और एक बहुत ही नेचुरल स्माइल देने की कोशिश की। सच में थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसा? वो बेवकूफों की तरह मुस्कुराई। ये तो नाना की मदद थी जिसकी वजह से हम चैंपियन बन पाए। इतना कहकर वो एक पैर पर फुदकते हुए मेरी तरफ घूमी। ओए दरवाजे पर खड़े बेवकूफ, इसमें तेरा भी हिस्सा है। उसने अपने बैग से एक पेपर बैग निकाला और मेरी तरफ हिलाते हुए बोली, ये ले तेरा इनाम। मैंने उसे लिया और खोलकर देखा तो उसमें किसी अलग ही फ्लेवर की कुकीज थी। कैसा लगा? आ गए ना आंखों में आंसू? बाई तियान तियान ने आंख मारी। उसके चेहरे पर
जल्दी से मेरी तारीफ कर वाला एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था। कहीं तूने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया? मैंने जानबूझकर शक करने की एक्टिंग करते हुए अपनी भवें उचकाई। फांग युआन, क्या तेरी मौत आ गई है? तांग नाना ने किसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसकी बांह पकड़ ली ताकि उसे गिरने से बचा सके, लेकिन वो पहले ही एक पैर पर खड़ी थी और अपना बैलेंस नहीं बना पा रही थी। ऊपर से तांग नाना के ऐसे खींचने से वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधे आगे की तरफ गिर पड़ी। दोनों की चीखें एक साथ गूंजी। तांग नाना की बाहों में एक भारीपन महसूस हुआ और अचानक उसके होंठों पर कुछ बहुत ही मुलायम और गर्म सा आ लगा। उसकी सांसों में गार्डेनिया फूलों की महक और एक हल्की सी मिठास घुल गई। उसे एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया था। आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई थीं और सिर्फ उन दोनों के दिलों की जोर जोर से धड़कने की आवाजें टकरा रही थीं। बाई तियान तियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतने करीब थी कि तांग नाना के चेहरे पर छाई वो हैरानी साफ ते देख सकती थी। वो महसूस कर सकती थी कि तांग नाना के शरीर से आने वाली उस ठंडी गुलाबों की महक और उसकी अपनी सांसों की मिठास कैसे आपस में मिल रही थी। बाई तियान तियान आखिरकार होश में आई और उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके घायल पैर में जरा भी ताकत नहीं थी। वो जरा सी हिली ही थी कि उसका शरीर फिर से ढीला पड़ गया और इस चक्कर में उसके होठ तांग नाना के होंठों से और भी गहराई से चिपक गए। तांग नाना का शरीर एकदम सुन्न पड़ चुका था। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वो अनजाने में उसे धक्का देकर दूर करना चाहती थी, लेकिन साला उसके हाथों पर जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। वो गर्म, मुलायम और मीठा सा एहसास उसके होंठों पर फैलता जा रहा था। ये साला चल क्या रहा है? उधर मैं अपने हाथ में वो कुकीज वाला पेपर बैग पकड़े एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। मेरी फटी हुई आंखें बस मेरे सामने चल रहे इस पूरे सीन को घूर रही थीं। मेरी आंखें अचानक से चमक उठीं और मेरे होंठों के किनारे पागलों की तरह ऊपर खिंच गए। पूरे हॉस्टल के कमरे में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया था। सू याओ याओ मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तियान तियान और नाना के बीच ये सब कब शुरू हुआ? भाई ये तो बहुत ही बवाल सीन है। बाई तियान तियान अंदर ही अंदर तड़प रही थी। नाना सिस्टर के ऊपर मैं गिरी हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सब खत्म। छोटे युआन सब देख लिया। हे लिंगलिंग के दिमाग में क्या चल रहा था वो एकदम साफ था। मेरा फोन कहाँ है? इतना धांसू ड्रामा, मुझे इसे अभी रिकॉर्ड करना होगा। तांग नाना के दिल में एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था और मेरे दिमाग में तो अलग ही बम फूट रहे थे। ओ माय गॉड, तो क्या नाना ने पहले मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था ताकि वो तियान तियान के साथ फ्रेशर पार्टी में जा सके? वहीं बगल में खड़ी शू जिंगजिंग एकदम सीरियस होकर सोच रही थी, अरे यार, मैं तो इन कुछ एपिसोड्स में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई हूँ। और उसी वक्त उधर अस्पताल में मेरे बिस्तर पर पड़े उस मम्मी जैसे इंसान के पास वो 3-3 सीढ़ियां एक साथ फांद कर साले लॉन्ग उतियान के पास पहुंचा। वो उस चेहरे को घूर रहा था जिसमें से सिर्फ आंखें और नाक के छेद बाहर दिख रहे थे। उसने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तीसरे भाई, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? जियांग गाओशू का गला रुंध गया था। उसकी आंखें एक ही सेकंड में लाल हो गईं। किसने किया ये सब? साला लॉन्ग उतियान उस वक्त मजे से सो रहा था, लेकिन जियांग गाओशू की उस धरती फाड़ देने वाली चीख से उसका पूरा शरीर झटके से उछल पड़ा। उसके पिछवाड़े में जरा सी हलचल क्या हुई, दर्द के मारे उसकी आंखों से वहीं आंसू छलक पड़े। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखों को एक पतली सी लाइन जितना खोला। बिस्तर के पास खड़े जियांग गाओशू के उस गुस्से और आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर उसे लगा कि बेचारे भाई को बहुत बड़ा सदमा लगा है। जियांग गाओशू ने लॉन्ग उतियान के पट्टियों से बंधे हुए हाथ को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए चिल्लाया, कुछ तो बोल, आखिर किसने तेरी ये हालत की है? तेरा दूसरा भाई तेरा बदला जरूर लेगा। छोड़ साले कमीने मुझे। लॉन्ग उतियान को उसके ऐसे हिलाने से अपने घावों में इतना भयानक दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने मन ही मन अपने सामने खड़े उस अजीब से साले बेवकूफ की पुश्त दर पुश्त को गालियां दे डाली। अरे ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई का वार्ड तो बगल वाले कमरे में है। वार्ड का दरवाजा फिर से खुला और एक सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर ने अपने हाथ में एक पर्चा लिए भवे सिकोड़ते हुए अंदर एंट्री मारी। कमीने, अगली बार क्या तुम लोग मुझे ढंग से नहीं बता सकते? साला मेरा फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया। और इधर मैं उस घुप अंधेरे वाली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, क्या सच में पक्का है वो मिस्ट्री प्राइज यहीं पर है? मेरी बात खत्म होते ही उसने अपने पंजों पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बिना एक सेकंड सोचे मेरे होंठों पर किस कर दिया। उसके होंठ एकदम मुलायम और हल्के ठंडे थे, जिनमें उसकी अपनी एक खास मिठास थी, बिल्कुल गर्मियों की किसी ठंडी जेली की तरह। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मेरे सेंसेस सुन्न पड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं
और मेरा दिमाग एक ही झटके में पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। ये किस उस मेडिकल रूम वाले एहसान और मजबूरी वाले हल्के से किस्से एकदम अलग था। इस बार वो खुद आगे बढ़ी थी और उसका इरादा एकदम साफ था। उसकी जीभ ने बड़ी चालाकी और हिम्मत के साथ मेरे होंठों के बीच जगह बनाई। ये एहसास सीधा मेरे दिल के तारों को छेड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त धीमा हो गया हो। वो चांदनी, हवा में उड़ती धूल, वो ठंडी हवा और उसकी वो गर्म सांसें और कांपता हुआ शरीर। उसकी पलकें मेरे गालों को छू रही थीं, जिससे एक अजीब सी गुदगुदी और एक लड़की की वो खास भीनी भीनी गर्माहट महसूस हो रही थी। ठीक उसी वक्त जब मेरा सारा कंट्रोल उस अनजान गर्माहट और मीठी महक के सामने टूटने ही वाला था, मेरे हाथों ने अनजाने में ही उसे और भी कसकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और अगले ही सेकंड मैं झटके से बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मेरे माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और पर्दों के बीच से छनकर आती चांदनी कमरे में एक अजीब सी सफेद रोशनी फैला रही थी। रात के 2 बज रहे थे और बिस्तर के पास रखी डिजिटल घड़ी की लाल बत्ती चमक रही थी। साला, मेरे मुंह से धीरे से गाली निकली। मैंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा पोंछा, लेकिन मेरा दिल अभी भी बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था। क्या मीटिंग रूम? क्या मिस्ट्री प्राइज? ये साला सब क्या था? मतलब ये सब बस एक बहुत ही अजीब और बकवास सपना था। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी गार्डेनिया फूलों की वो भीनी भीनी खुशबू और वो मिठास महसूस हो रही थी और मेरी उंगलियों के पोरों में अभी भी एक झुंझुनी सी थी। बाहर में जाए। मैंने एक गहरी चैन की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे थोड़ी सी निराशा भी हो रही थी। खैर, मैंने जबरदस्ती खुद को दोबारा लेटने पर मजबूर किया। तभी मुझे वॉशरूम से फ्लश चलने की एकदम साफ आवाज आई और अगले ही पल वॉशरूम का दरवाजा खुला। वहां से एक लड़की बिखरे हुए बालों के साथ बाहर निकली। वो शू जिंगजिंग थी। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो सीधा आकर मेरे हाथ पर गिर पड़ी। आह! दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे मेरी बांह की हड्डी चूर चूर हो गई हो। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब, ये शू जिंग जिंग दिखने में भले ही दुबली पतली है, लेकिन इसका वजन और ताकत किसी पहलवान से कम नहीं है। उसने मुझे ऐसे दबा दिया था कि मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। उसने नींद में ही अपनी भवें सिकोनी, जैसे उसे ये गद्दा थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, और उसने अपना शरीर थोड़ा मोड़ा। शू जिंगजिंग मजे से वहीं लेट गई और फिर उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मेरा दिमाग ही फट गया। उसने अपने दोनों छोटे हाथ बढ़ाए, एकदम सटीक निशाने के साथ मेरी रजाई का कोना पकड़ा और एक जोरदार झटके से उसे खींच लिया। अबे शू जिंगजिंग, ये मेरी रजाई है! मैंने पूरी जान लगाकर उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन शू जिंगजिंग ने बड़ी आसानी से उसे अपनी तरफ लपेट लिया। उसने खुशी खुशी खुद को एक रेशम के कीड़े की तरह उस रजाई में पैक कर लिया, अपने गालों को उस मुलायम रजाई से रगड़ा और उसकी सांसें तेज और एक जैसी चलने लगी। साला, उसने मजे में एक सुकून भरी सांस भी छोड़ी। और मैं बस अपने उस पतले से पजामे में एकदम ठंडी दीवार से चिपका हुआ हक्का बक्का खड़ा था। मेरे हाथ एकदम खाली थे और मेरी आंखें बस बगल वाले बिस्तर पर पड़ी उस रजाई चोर को घूर रही थी, जो मजे से खर्राटे ले रही थी। खिड़की की झिरी से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे मुझे एक भयानक कंपकपी छूट गई। उसे इतनी मजे की नींद सोते देख मैं गुस्से से अपने दांत पीसने लगा, लेकिन मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैंने ज्यादा हिलडुल की और वो जाग गई तो साला पक्का पीटा जाऊंगा। मैंने बहुत ही धीरे से उस रजाई के किनारे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खटाक, उसने झटके से मेरा हाथ मारकर झटक दिया। और भाई, वो थप्पड़ बिल्कुल भी हल्का नहीं था। मेरा गुस्सा एक ही सेकंड में 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल एक भयानक बेबसी ने मुझे दबा दिया। मैं इससे लड़ नहीं सकता भाई, मैं सच में इससे नहीं जीत सकता। मैं अपना पिटा हुआ हाथ पकड़े रोने जैसी शक्ल बनाए खड़ा था। साला, अब तो आज की नींद की पूरी तरह से वाट लग गई। मैंने अपनी किस्मत को कोसते हुए एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब बस सिकुड़कर अपनी बॉडी हीट के भरोसे ही ये रात काटनी पड़ेगी। लेकिन तभी ठीक सामने वाले बिस्तर से कपड़े सरकने की बहुत ही हल्की सी आवाज आई। मैंने जैसे ही अपना सिर उठाया, खिड़की से आ रही हल्की चांदनी में मैंने देखा कि तांग नाना न जाने कब से उठकर बैठी हुई थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं और उस घुप अंधेरे में भी उसकी वो 2 साफ आंखें चमक रही थीं। हम दोनों की नजरें उस अंधेरे में कुछ सेकंड के लिए टकराईं। फिर उसने बिना कुछ बोले अपनी रजाई का कोना उठाया और थोड़ा सा खिसक कर बिस्तर पर एक छोटी सी जगह बना दी। उसकी इस हरकत में जरा सी भी आवाज नहीं थी, लेकिन उसका मतलब एकदम साफ था। मैं एकदम सुन्न रह गया। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। खिड़की की झिरी से ठंडी हवा अंदर आई और मुझे एक भयानक कंपकपी छूट गई। मैंने बिना एक सेकंड सोचे दबे पांव अपने बिस्तर से उतरा। नंगे पैर उस बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर चलते हुए मैं 2-3 कदम में ही उसके बिस्तर के पास पहुंच गया। मेरे वजन से बिस्तर थोड़ा सा नीचे धंस गया
मैं एकदम अकड़े हुए शरीर के साथ लेट गया और खुद को बिस्तर के एकदम किनारे से चिपका लिया। मेरे और उसके बीच बस एक बहुत ही पतली सी जगह खाली थी। तांग नाना ने धीरे से रजाई का उठा हुआ कोना मेरी तरफ डाल दिया। उस रजाई में उसके शरीर की गर्माहट और उसकी वो भीनी भीनी खुशबू थी जिसने एक ही पल में मेरी सारी ठंड को छूमंतर कर दिया। थैंक यू, मैंने आवाज दबाते हुए कहा। उस अंधेरे में उसने बस एक बहुत ही हल्की सी कहकर जवाब दिया। हम दोनों एक साथ अगल बगल लेटे हुए थे। मुझे अपने बगल से आती हुई वो गर्माहट महसूस हो रही थी और मेरा वो अकड़ा हुआ शरीर आखिरकार रिलैक्स हो गया। क्या अभी भी? वो अचानक से बोली। उसकी आवाज नींद की वजह से थोड़ी भारी और दबी हुई थी, एकदम किसी सपने जैसी। ठंड लग रही है? मैं हक्का बक्का रह गया और जल्दी से बोला, अब नहीं लग रही। उसने फिर से बस धीरे से कहा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस हवा में कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति और सुकून था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी नाक के पास मंडराती उसकी वो महक, मेरे इतने करीब से आती वो गर्माहट और अभी कुछ देर पहले आया वो अजीब लेकिन एकदम असली लगने वाला सपना, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थीं और मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी। और जब मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तभी एक ठंडे से हाथ ने अचानक से मेरे हाथ के पिछले हिस्से को छुआ। मेरा पूरा शरीर झटके से सुन्न पड़ गया। वो टच बहुत ही छोटा सा था, जैसे गलती से हो गया हो। उसकी उंगलियां एकदम पतली और लंबी थीं। मेरे सीने में मेरा दिल इतनी जोर से धड़का जैसे बाहर ही आ जाएगा। मेरी हिलने की या आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस अपनी सांस रोक ली और चुपचाप उस गर्माहट को महसूस करने लगा। मुझे उस हाथ की वो हल्की सी कंपकपी और उसकी वो घबराहट साफ महसूस हो रही थी। क्या वो डर रही थी या कुछ और बात थी? उसने और कोई हरकत नहीं की। तांग नाना ने बस अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ था, मानो वो बस ये पक्का करना चाहती थी कि मैं वही हूं, या फिर शायद वो अपनी थोड़ी सी गर्माहट मेरे साथ बांटना चाहती थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। मेरी वो टेंशन कम होने लगी और आखिरकार मुझे भी नींद आने लगी। और ठीक उस पल जब मैं गहरी नींद में जाने ही वाला था, उसका हाथ हल्का सा कसा, उसकी उंगलियां मुड़ी और उसने अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों के बीच फंसा लिया। अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हुई थी जब हम दोनों लगभग एक साथ जागे। पर्दों की झिरी से सुबह की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। हमारे हाथ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हमारी हथेलियों की गर्माहट एक हो चुकी थी। होश में आते ही वो एहसास 1000 गुना बढ़ गया। तांग नाना के कान पलक झपकते ही शर्म से लाल हो गए और उसी सेकंड उसने अपना हाथ ऐसे झटके से खींचा जैसे उसका हाथ किसी जलती हुई चीज से छू गया हो। इस हड़बड़ाहट में उसकी कोहनी गलती से मेरी पसलियों पर जोर से जा लगी। उफ! दर्द के मारे मेरे मुंह से आवाज निकल गई और मैं रिफ्लेक्स एक्शन में सिकुड़ गया। इस शांत सुबह में मेरी वो आवाज एकदम साफ गूंजी। उसका शरीर झटके से सुन्न हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे वो अभी भी गहरी नींद में सो रही हो, लेकिन उसकी वो कांपती हुई पलकें उसकी सारी नर्वसनेस की पोल खोल रही थी। जब मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ, मैंने सिर घुमाकर उसे देखा। वो मेरी तरफ करवट लिए लेटी थी। सुबह की रोशनी उसकी लंबी और खूबसूरत गर्दन पर पड़ रही थी। न जाने कब उसके कपड़े थोड़े खिसक गए थे, जिससे उसकी टी शर्ट पर छपे उस गोल मटोल खरगोश के डिजाइन का आधा हिस्सा और उसकी एकदम परफेक्ट कॉलर बोन साफ दिखाई दे रही थी। मेरी नजरें बिना मेरे कंट्रोल के एक पल के लिए वहां रुक गईं, लेकिन फिर मैंने हड़बड़ाकर अपनी नजरें हटा ली। मैं दबे पांव उठकर बैठा और सामने वाले बिस्तर पर नजर डाली। बाई तियान तियान अभी भी सिकुड़ कर सो रही थी। रजाई के बाहर बस उसके बालों का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था। शू जिंगजिंग मेरी चुराई हुई रजाई को कसकर गले लगाए बड़े मजे से सो रही थी। ऊपर वाले बेड पर सू याओ याओ और हे लिंगलिंग की भी कोई हलचल नहीं थी। शुक्र है कोई भी नहीं जागा था। मैंने चैन की सांस ली, बहुत ही सावधानी से बिस्तर के किनारे खिसका और अपने नंगे पैर उस ठंडे फर्श पर रखे। मैं बस वहां से उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से तांग नाना की वो नींद से भरी हुई हल्की भारी आवाज आई। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तांग नाना ने अपनी आंखें खोल ली थीं। उसके गालों पर अभी भी नींद से उठने वाली वो हल्की सी लाली थी। क्या तुम उठ रहे हो? मैं मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ, मैंने दबी आवाज में जवाब दिया। मेरा इंतजार करो। तांग नाना ने अपनी आवाज एकदम नीची रखी थी। उसकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कमरे में सो रहे बाकी लोगों की नींद ना टूट जाए। ठीक है, मैंने सिर हिलाया और वापस बिस्तर के किनारे बैठ गया। मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तांग नाना ने अपने होठ भींचे और फुर्ती से उठकर बैठ गई। उसने अपने बिखरे हुए लंबे बालों को समेटने के लिए हाथ उठाया। कुछ काले बाल उसकी गोरी उंगलियों में उलझ गए थे। फिर वो बिना कुछ बोले अपने कपड़ों के बटन लगाने लगी। मुझे अपने पीछे से कपड़ों के रगड़ने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने अपनी कमर एकदम सीधी कर ली। उधर तांग नाना की उंगलियां बटन लगाते वक्त
उसका साथ नहीं दे रही थी। वो सबसे ऊपर वाला शेल का छोटा सा बटन उसके काज में घुस ही नहीं रहा था। शायद सुबह की रोशनी कम थी या फिर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, क्योंकि उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। क्या जिंगजिंग पहले भी नींद में ऐसे ही चलती थी? इस ऑकवर्ड माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मैंने बात छेड़ी। जिंगजिंग हमेशा से ही ऐसी है। आखिरकार वो ढीठ बटन क्लिक की आवाज के साथ बंद हो ही गया और उसकी गर्दन के नीचे की गर्म स्किन से एकदम चिपक गया। उसकी आवाज अब फिर से पहले जैसी ठंडी और नॉर्मल हो गई थी। शीशे में हम दोनों के बिखरे हुए से चेहरे दिख रहे थे। मैंने बहुत जल्दी मुंह हाथ धो लिया। जब मैं वापस कमरे में आया तो मैंने देखा कि शू जिंगजिंग ना जाने कब बिस्तर से नीचे फर्श पर लुढ़क चुकी थी। वो मेरी रजाई में लिपटी हुई फर्श पर सिकुड़कर बड़े मजे से सो रही थी। यहाँ तक कि वो हल्के हल्के खर्राटे भी ले रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बिस्तर से नीचे गिर चुकी है। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत ही आराम से शू जिंगजिंग को रजाई के साथ ही उठाया और वापस उसके बिस्तर पर लिटा दिया। उसने नींद में ही अपने मुंह में कुछ चबाने जैसी आवाज निकाली, करवट ली और फिर से गहरी नींद में सो गई। तियान तियान, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्लासरूम में मैंने बाई तियान तियान की तरफ देखा, जिसकी नजरें फेविकोल की तरफ मुझ पर ही चिपकी हुई थीं। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया। मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। उसने अपनी ठुड्डी अपने मोड़े हुए हाथों पर रखी हुई थी। साला, ये लड़की तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसे और भी ज्यादा हैंडसम लगने लगा हूँ। छोटे युवान, तुम्हें पता है, कल रात मैंने एक सपना देखा। बाई तियान तियान ने मेरी बाह पर उंगली चुभाई। मेरी पेन की नोक से किताब पर एक छोटी सी लकीर खिंच गई और स्याही का एक छोटा सा धब्बा बन गया। मैंने अपना थूक निगला और अपनी आवाज को एकदम कैजुअल और नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पूछा, सपना? क्या सपना देखा? वो एक डरावना सपना था। बाई तियान तियान की आवाज एकदम लटक गई। बताओ तो सही, मैंने कहा। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और रूंधे हुए गले से बोली, मैंने सपने में तुम्हें देखा। तुमने कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुमने मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाने को कहा। वो पक्का झूठा सपना होगा। मैंने अपना पेन नीचे रखा और उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए बोला, अगर मैंने सच में ऐसी कोई बकवास बात बोली ना तो तुम मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारकर होश में ले आना। मेरी इस सीरियस बात को सुनकर बाई तियान तियान की हंसी छूट गई। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये तुमने खुद कहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगी, बता रही हूं। मैंने चैन की सांस ली। आखिरकार मेरे दिल की धड़कन थोड़ी नॉर्मल हुई। शुक्र है। इसका मतलब उसने वो सपना नहीं देखा था जो मैंने देखा था। वैसे भी दो लोग एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं? ओए छोटे युवान, क्या तुम्हें पता है वो मिस्ट्री प्राइज क्या है? ओ तेरी! मैं झटके से अपनी कुर्सी से फिसलकर सीधे जमीन पर आ गिरा। भाई, तू ठीक तो है ना? मेरे आगे वाली सीट पर बैठे लड़के ने मेरे ऐसे गिरने से घबराकर पीछे मुड़ते हुए पूछा। मैं बेबसी से अपनी इज्जत बचाते हुए जमीन से उठा और हाथ हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत देर से बैठा था ना तो पैर सुन्न हो गए थे। ये बोलते हुए मैंने छुपके से बाई तियान तियान की तरफ देखा। वो लड़की अपनी हंसी रोक रही थी और हंसते हंसते उसकी आंखें चांद की तरह आधी हो गई थीं। साफ था कि उसने मुझे इस तरह बेवकूफों की तरह गिरते हुए पूरी तरह से देख लिया था। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो यार? उसने कहा। मैंने खुद को संभाला और बात को घुमाते हुए बोला, वो तो बहुत ही बोरिंग होगा ना? बाई तियान तियान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे लगा था कि वो कोई बहुत ही स्पेशल चीज होगी, जैसे कोई स्टार ऑफ अफ्रीका, कोई खुफिया फाइल्स या फिर जेड स्नेक गोल्डन रिंग जैसी कोई चीज। मैं अपनी ही थूक से दोबारा खांसने वाला था। मैंने अपना गला साफ किया और आवाज नीची करते हुए बोला, तू कुछ ज्यादा ही कॉमिक्स और नॉवेल्स नहीं पढ़ने लगी है क्या? यूनिवर्सिटी वाले ऐसी चीजें बांटेंगे? बाई तियान तियान ही करके हंस दी और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वो बस अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे कहीं दूर ख्यालों में खो गई, जैसे फिर से कुछ ऊट पटांग चीजें इमेजिन कर रही हूं। हाँ, एक और बात तियान तियान, मैं आज रात हॉस्टल वापस नहीं आऊंगा। तू रात को मेरी मदद कर देना। मेरे इतना बोलते ही वो तुरंत मेरी तरफ घूमी। उसने बड़ी चालाकी से आंख मारी और एकदम सीधे तौर पर पूछा, अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या तुम मुझे सच सच बता दोगे?